हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 13 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 13 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसके पहले हम कल के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में जो अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, यहाँ 1 महीने के अंदर दूसरा बड़ा डायमंड खोजा गया है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। और दुनिया का जो सबसे पुराना आभूषण है ये खोजा गया है जर्मनी में। यह आभूषण लगभग 51,000 साल पुराना है। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है यहाँ कोविड-19 का कप्पा वेरिएंट देखने को मिला है। और भारत का जो पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र है जो कि गुजरात के गांधीनगर में बनेगा। गुजरात का एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है भालिया गेहूं, जो कि जीआई टैग प्रमाणित है। इसकी पहली खेप कहाँ भेजी गई है? केन्या और श्रीलंका को। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ICESat-2 उपग्रह को, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का जो उपग्रह है जिसका नाम है ICESat, इस उपग्रह ने अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। तो ये जो सैटेलाइट है ये है नासा का। इसने क्या किया है? तो ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। मैंने आप लोगों को कई बार लोकेशन दिखाई है, साउथ अमेरिका की, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं साउथ पोल में ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि हमेशा ही बर्फ से ढका होता है। आप लोगों को याद होगा यदि तो कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं वेडल सी, वेडल सी अभी क्यों चर्चे में आया था? क्योंकि इसी वेडल सी के पास दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जिसका नाम था आइसबर्ग A76, हो सकता है आप लोगों को याद आ गया हो। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है ये यहाँ टूटने लगा था, टूट भी रहा था। जिसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो 170 किलोमीटर ये लंबा था और 25 किलोमीटर ये चौड़ा था। ग्लोबली ये न्यूज़ बनी थी। और इसी अंटार्कटिका में अभी क्या हुआ है कि झील की खोज की गई है। अब ये कैसी झील है तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले इस सैटेलाइट के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म बनती है आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट। ये बर्फ की चादर की ऊंचाई और समुद्र की मोटाई मापने के लिए नासा के द्वारा जो अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम है इसका, इसी का एक हिस्सा है। अब इसके बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो एक व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे, हेलेन अमांडा। इन्होंने 2007 में ही कह दिया था कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ झील छुपी हो सकती है जो कि लोगों को नहीं मालूम है। उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो झील है ये भरी रहती है, सक्रिय रूप से भरी भी रहती है और बहती भी है। लेकिन उतना इस बात पर ज़्यादा गौर तो नहीं किया गया। लेकिन नासा का एक सैटेलाइट है जिसके बारे में अभी मैंने बताया है, इस सैटेलाइट ने यह बता दिया है कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ ये झील मौजूद है। तो इसी की खोज अभी की जा चुकी है जिसके कारण ये चर्चे में आया था। इस सैटेलाइट का नाम आप याद रखेंगे। और इसी अंटार्कटिका महाद्वीप में मैं आप लोगों को एक ग्लेशियर का नाम बताना भूल गई, जो कि है डूम्सडे ग्लेशियर, जिसे आप थ्वाइट्स ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ये भी अभी चर्चे में आया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय परिवहन मंत्री जिनका नाम है नितिन जयराम गडकरी जी, इन्होंने किस शहर में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि पहले प्राइवेट LNG संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। नागपुर जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए हमारे देश का लगभग 80% यातायात और लगभग 50% जो आवागमन है ये वाहनों पर ही निर्भर है। और इन वाहनों पर अधिकांशतः पेट्रोलियम और डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। और हमारे देश में यदि देखा जाए तो डीजल का जो उपयोग है ये पेट्रोल की तुलना में 7 गुना ज़्यादा किया जाता है। तो परिवहन के लिए उपयोग होने वाले जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं और पर्सनल व्हीकल हैं, इनके कारण खासकर यदि शहरों में देखा जाए तो वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम करने के लिए और वायु प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये जो भारत का पहला प्राइवेट LNG संयंत्र है ये स्थापित किया गया है नागपुर में। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है, जो कि वायु प्रदूषण से होने वाली समस्या में कमी लाएगा, साथ ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी एक नई क्रांति ला सकेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पेट्रोकेमिकल और कच्चे तेल के आयात पर लगने वाले लगभग 40,000 करोड़ रुपए को बचाने के लिए भारत सरकार इस समय आप लोग देख भी रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शन के रूप में जोर दे रही है। जैसे कि एथेनॉल के लिए आप जानते ही हैं
एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बायोफ्यूल के लिए जोर दे रही है। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। हाइड्रोजन के लिए जोर दे रही है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये दिल्ली में चलाई गई थी। साथ ही HCNG हाइड्रोजन इनरिच्ड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ये भी पहली बार दिल्ली में ही चलाई गई थी। ई वाहनों को जोर दिया जा रहा है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो भी व्यक्ति ई वाहन परचेस करेगा उसे 100% रोड टैक्स में माफ़ कर दिया जाएगा, मतलब कि बिल्कुल भी रोड टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या है देखिए कि ये जो है ये प्रदूषण को कम करता है, साथ ही सस्ता भी है। इसलिए भारत सरकार इन सभी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र के ही पुणे से E100 पायलट प्रोजेक्ट, E100 कहने का मतलब है एथेनॉल 100 पायलट प्रोजेक्ट, इसकी भी आधारशिला रखी थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून के देववन क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ ये जो भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान है इसका उद्घाटन कर दिया गया है, जो कि 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है क्रिप्टोगैमिक उद्यान, ये है क्या? तो देखिए ऐसे पौधे जो कि बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं, जैसे कि लाइकेन हो गया, शैवाल हो गया, इन्हें जीवित रहने के लिए नमी वाले वातावरण की जरूरत पड़ती है और इसी के लिए इनके लिए एक उद्यान स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी ये है गैरसेन। मुख्यमंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी। ये जो आप देख रहे हैं उत्तराकाशी, उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में ही भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के लिए संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया जाएगा। और उत्तराखंड का जो जैविक बाजरा है इसका सप्लाई पहली बार किया गया है डेनमार्क को। भारत का जो पहला नेशनल पार्क है इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये उत्तराखंड में ही स्थित है। साथ ही वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है अबी अहमद अली, इन्होंने चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है? तो अबी अहमद अली का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये थे इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर और अब इन्होंने इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर का दोबारा से चुनाव जीत लिया है। देखिए ये वही अबी अहमद अली है जिन्हें 2019 के नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। क्यों सम्मानित किया गया था? क्योंकि इथियोपिया के पास यदि आप देखेंगे ये है इरिट्रिया। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच जो ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी, इन्हें सामान्य करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इन्हें 2019 के नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। लेकिन आप लोगों को हाल ही की घटना यदि याद होगी तो एक टिग्रे संकट चर्चे में रहा था, जहां इथियोपिया ने भीषण नरसंहार करवाया, इरिट्रिया से भी करवाया और खुद भी किया, जिसके बाद से जो यूएसए है इसके द्वारा इरिट्रिया और इथियोपिया दोनों को ही बैन कर दिया गया था। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। आप ये देख पा रहे हैं कि इथियोपिया ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। हम यहाँ बात कर रहे हैं इथियोपिया की। इसकी कैपिटल है अदिस अबाबा, करेंसी है इथियोपियन बिर। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है रेड सी, ये है गल्फ ऑफ आदेन और केन्या के पास एक पोर्ट आप याद रखेंगे लामू पोर्ट, जिसके डेवलपमेंट का कार्य चाइना के द्वारा किया जाना है। अगला है, हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन हाल ही में यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा किया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना ये है क्या? तो इसके तहत श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, नई नई परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी और यहाँ डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च किया जाएगा। और इसी के तहत स्मार्ट सिटी परियोजना इसका उद्घाटन कर दिया है मनोज सिन्हा ने कश्मीर में। अच्छा, कश्मीर से ही आप लोग गुलमर्ग याद आना चाहिए आप लोगों को। हालांकि गुलमर्ग ये भी चर्चे में भी था, जैसे कि आप रिलेट कर सके तो जम्मू कश्मीर के बारे में तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं। कुछ फैक्ट है, जैसे कि भारत का पहला इग्लू कैफे ये इसी गुलमर्ग में स्थापित किया गया है। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था
कि एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है। इस घाटी का जो सबसे ऊंचा झंडा है 100 फीट का, इसी गुलमर्ग में इसकी स्थापना की गई है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट झीलों की बात करें तो डल झील, नागिन झील, वुलर झील, मानस बल झील। अगला क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके। ब्राजील जो कि पिछले साल की यानी कि 2020 की कैप्टन रही थी, इसे ही हरा करके लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने 2021 का ये खिताब जीत लिया है। यदि देखा जाए तो 1993 के बाद यह ऐसा पहला मौका है जब अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का खिताब जीतने के लिए कामयाब हुआ है। और इसी के साथ ही जो लियोनेल मेसी है, ये पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर अर्जेंटीना को कोई बड़ा टाइटल दिलाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि इन्हीं की अगुवाई में, इन्हीं की लीडरशिप में अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता है। यदि हम बात करें अर्जेंटीना की, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, अर्जेंटीना की राजधानी ये है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है अर्जेंटीनियाई पेसो। फेन ये किस देश के फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये फिर से स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, स्टीफन लोफवेन। इनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्वीडन के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया, जिसके कारण इनकी सरकार बच गई है और ये फिर से यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। स्वीडन जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है बाल्टिक सी, ये है नॉर्थ सी। इसी नॉर्थ सी में डेनमार्क के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये स्थापित किया जाएगा। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री किसे कहते हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क यही कहलाती है स्कैंडिनेवियन कंट्री। और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। स्वीडन की संसद है रिक्सडॉग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस दिवस को मनाए जाने का मेन पर्पस है कि जनसंख्या संबंधित जो भी समस्याएं हैं इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य यानी कि जो मदर होती है उनका हेल्प, और मानव अधिकारों के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। और देखिए यहाँ बात की जा रही है जनसंख्या की, तो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश ये कौन है? चाइना, जो कि हाल ही में अपनी 3 चाइल्ड पॉलिसी लाने के कारण चर्चे में रहा था, और इसमें अपना देश भारत ये दूसरे स्थान पर है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जनगणना है ये कब से शुरू की गई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना की गई थी। लेकिन पूछा जाए कि पहली नियमित जनगणना, नियमित जनगणना कहने से मतलब है कि जो हर 10 साल में होती है, 10 साल के अंतराल में, ऐसी पहली नियमित जनगणना ये हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अच्छा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अभी जो जनगणना हुई है 2011 की, ये देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना रही है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। 1 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। 10 जुलाई को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस। और 12 जुलाई को मलाला डे ये मनाया गया। मलाला कौन थी ये तो आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों के लिए रखने वाली थी लेकिन नहीं रख पाई थी। हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हाल ही में सरकार के द्वारा एक नया मंत्रालय गठित किया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, और इसी के प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई है अमित शाह की। और इसका जो टैगलाइन या लोगो आप कह सकते हैं ये दिया गया है सहकार से समृद्धि यानी कि सहयोग करने का कार्य। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा जो भारतीय संविधान है जिसमें कि इसमें जो आर्टिकल 43 है इसमें क्या बताया गया है? मजदूरी सहायता के बारे में। लेकिन जो 97 संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, 97th संविधान संशोधन 2011 के अनुसार इसमें 43B ये ऐड किया गया और इस 43B में एक नया शब्द जोड़ा गया। इस नए शब्द का नाम ही सहकारिता है।
मतलब कि मिलजुल करके काम करने की भावना। और इसी के लिए एक मंत्रालय भी गठित कर दिया गया है जिसके प्रमुख के रूप में अमित शाह जी की नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा खुद का OTT प्लेटफॉर्म, देखिए बीते 1-2 साल में ये जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, फुल फॉर्म है ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म, ये खुद का लॉन्च करेगा केरल। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है कि केरल अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म इस साल के लास्ट तक यानी कि नवंबर तक शुरू करने जा रहा है। और केरल अपना खुद का ये OTT प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च कर रहा है, तो देखिए ये देखा गया है कि जो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन जैसे जो प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म हैं, ये मलयालम सिनेमा में अधिक रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन वे ज़्यादातर फिल्मों तक ही सीमित हैं, जिससे कि उन्हें अच्छी कमाई हो सकती है। पिछले साल ये देखा गया है कि बड़े स्टार वाली लगभग 15 से कम जो मलयालम फिल्म हैं इस प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई हैं। और इनके अलावा यदि देखा जाए तो जो छोटे और डोमेस्टिक OTT प्लेटफॉर्म है ये इनकी बराबरी नहीं कर पाते, मतलब कि इनके पास उतना पैसा नहीं है कि ये इनकी बराबरी कर पाए। तो इस प्रकार जो केरल गवर्नमेंट है इसने इस OTT प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा है कि हम खुद का OTT प्लेटफॉर्म लाने जा रहे हैं। केरल की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है। केरल के अभी फिर से मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ही बने हैं। अब देखिए केरल से रिलेटेड हम एक ही 2 फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादा चर्चे में रहा था। केरल के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। इसे मंजूरी मिली है अभी हाल ही में, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। साथ ही डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य केरल है। मच्छर से जीका वायरस का पहला मामला हाल ही में केरल में देखने को मिला है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर अश्विनी वैष्णव था। और आप लोगों के लिए ये जो सवाल है इसका आंसर बताने से पहले आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, क्योंकि चैनल की तरफ से मुझे बोला जा रहा है कि क्या कंटेंट आपका स्टूडेंट को पसंद नहीं आ रहा है, कि वो लोग ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।